चलिए बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपके और अपने चैनल साइंस के भौकाल फिर से लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर प्लीज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए, जो कि बच्चे इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लाइक करो या नहीं, और कमेंट करके बता देना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। फिर आपने मेरा इसी चैनल पे आपने मेरी एक सेकंड वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ कैन बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे हर साल कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करेगा बोर्ड में कि आपको क्वेश्चंस लिख के दे देगा, इक्वेशन लिख के राइट करके दे देगा, आपको उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक समराइजेशन की तरफ चल लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर उसमें बेटा हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद बेटा इसमें हम कंपोजिशन रिएक्शन का ही दूसरा नाम बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडोथर्मिक और बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और उसके साथ ही साथ बेटा हम इसमें आपको पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आपका रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, और बेटा इसमें फ्रोजन पढ़ेंगे और आपका पढ़ेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बी फोकस्ड। चलिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे बेसिकली कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो देख लेते हैं बेटा। ए प्लस बी, सपोज करिए कि ए प्लस बी जब आपस में रिएक्ट करके बेटा क्या बनाता है, ए बी बना लेता है, तो बेटा इसको हम कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। यानी दो कह सकते हैं कि दो रिएक्शन टू आर मोर कंपाउंड रिएक्ट ईच अदर एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेटा कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आप देख सकते हैं कि द रिएक्टेंट इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आप देख सकते हैं कि ए ने जब बी के साथ क्या किया बेटा रिएक्ट करके ए बी बनाया, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन। तो फिर से आप लोग उसको ध्यान दे लीजिएगा कि द रिएक्टेंट इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट लेते हैं आप, ए प्लस बी कर लो प्लस सी कर लो, और जब ये आपस में तीनों ही क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे एक सिंगल कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे बेटा, तो इसे बेटा हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 4 पे आप देख सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल क्या बेटा देख सकते हैं कि जब कार्बन किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे एस लिख लेंगे, और ये जो हमारा गैसियस फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है बेटा वहाँ पे क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट होती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर कहीं हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगी, जब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कुछ वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कि उसमें स्मेल चेंज होती है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है। तो उसी तरह बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब एक सॉलिड ने गैस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे गैस ही रिजल्ट आया, तो बेटा यहाँ पे स्टेट चेंज हुई। ये सॉलिड था और ये गैस आ रहा है बेटा, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है। तो ये क्या बेटा बर्निंग ऑफ कोल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें, या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट इन्वॉल्व होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है बेटा तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है या कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है या कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा तो उसे कहते हैं रिलीज हो रही है तो क्या कहेंगे बेटा एक्सोथर्मिक, और अगर इन्वॉल्व हो रही है तो उसे कहते हैं इंडोथर्मिक। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम बर्निंग ऑफ कोल की बात करेंगे तो यहाँ पे साथ में इसके हीट भी रिलीज होगी, तो इसको बेटा हम एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है आपका क्विकलाइम। क्विकलाइम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसी से बेटा क्विकलाइम आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, और जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा सैग लाइम बनाएगा, जो कि एक्वस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और साथ में इसमें से भी क्या रिलीज होगी हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक में आ जाएगा। यानी हम सीधी सी बात आपको कह देते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर, यानी दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट, यानी किसको रिएक्टेंट कहते हैं बेटा जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट लेता है। ठीक है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और उन रिएक्टेंट के बीच में क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है बच्चों
रिएक्शन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जब उससे जो रिजल्ट आता है बेटा तो उसको बेटा हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा एरो के ऊपर कभी कभी कोई भी सिंबल होता है, तो ये किसका काम करता है बेटा, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे आप बेसिकली स्कूल में पढ़ेंगे तो आपके टीचर बताएंगे कि ये उसको इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। नहीं बेटा, ये इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज भी करता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। जैसे आप सबको याद होगा, आप सब अपने घर पे मिल्क बॉयल करते होगे, दूध गर्म करते होगे, अगर कभी मम्मी नहीं रहती होंगी तो आपको मौका मिलता होगा दूध या चाय कुछ भी बॉयल करते होगे, तो आप देखते होगे जब आप अपने बर्नर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत रैपिड फॉर्म में वो बॉइलिंग होने लगता है चाय या मिल्क। लेकिन अगर आप बर्नर को स्लो करते हैं, उसका टेम्परेचर लो करते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग रेट होता है बेटा वो डिक्रीज होता है। यानी जब आपने बर्नर बढ़ाया तो उसका बॉइलिंग रेट क्या बेटा, इंक्रीज हो गया। लेकिन जब आपने उसका टेम्परेचर लो किया तो उसका जो बॉइलिंग रेट है बेटा वो डिक्रीज हो गया। दैट्स क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि जो एरो के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैटलिस्ट होता है। इसकी वजह से उसके किसी भी केमिकल रिएक्शन के किसी भी मास में कोई भी चेंजेस नहीं आते, केवल रेट ऑफ रिएक्शन में आता है, या तो वो डिक्रीज हो सकता है या तो इंक्रीज हो सकता है। समझ में आता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी केमिकल जो मैंने अभी बताया, चेंज इन स्टेट होगा बेटा, चेंज इन कलर हो जाएगा, चेंज इन टेस्ट होता होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि आप सब्जी बना खाते हो तो सब्जी का टेस्ट अगर कच्चा खाओगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा बीटर या कड़वा टाइप का लगता है। लेकिन जैसे उसमें आप सॉल्ट इन्वॉल्व करते हो, उसका जो टेस्ट होता है सब्जी का आपके वो टेस्टी हो जाता है। तो क्या बेटा वहाँ पे टेस्ट चेंज हो गया। चाय में जब आप चाय बना रहे हो, पानी के अंदर जब आप चाय पत्ती डालते हो तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। जैसे मिल्क डालते हो फिर से वो कॉफ़ी कलर आ जाता है। यानी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि आइस वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, जब आइस को हम रखते हैं बाहर रूम टेम्परेचर में, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आइस हमारा मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब टेम्परेचर और इंक्रीज करते बेटा तो वही जो टेम्परेचर होता है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वो सॉरी जो आपका वाटर लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में यानी वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज का हम देख सकते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में उसमें गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने केमिकल रिएक्शन कराया यहाँ गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। अब आपके माइंड में चला होगा सर प्रेसिपिटेट क्या, तो प्रेसिपिटेट वो होता है बेटा कि दो सॉल्युबल सॉल्ट, जो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा पर यहाँ बता दे रहा हूँ। यानी प्रेसिपिटेट वो होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता। ऐसा सॉल्ट बेटा जो कि पानी या वाटर के साथ डिजॉल्व ना हो, अनसॉल्युबल हो बेटा, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। यानी जब दो सॉल्युबल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं बेटा, तो उसको जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना उसे बेटा हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हाँ मैं आपको प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वाटर का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये क्या है बेटा, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस है। और जब ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट यानी एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। और ये आपको बन गया लिक्विड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो या तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी के फॉर्म में साउंड हो सकता है बेटा, आपका हीट हो सकता है, लाइट हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल किया था। जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, कोल को हम किसी प्रेजेंटेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जब बर्न करेंगे तो आपने देखा होगा अभी तो विंटर का टाइम चल रहा है, मेरी टोपी उपी और ये जैकेट देखे तो समझ ही गए होंगे कि हमारे यहाँ विंटर चल रही, ठंडी चल रही है। तो हम जब भी लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है जिसपे हाथ सेकते हैं। गाँव में हमारे कहते हैं ना कौड़ा कहते हैं, भोजपुरी में, हिंदी में अलावा कहते हैं। यार बहुत अमीर लोग होंगे, जैसे इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अमीर है तो बेटा उनके घर पे वो क्या बोलते हैं वो हीटर लगा होगा वो लाइट वाला, तो उसमें से भी हीट निकलती है बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे एनर्जी के फॉर्म। बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा है इंडोथर्मिक के बारे में, मैंने भी आपको बताया, और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या है बेटा कि एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक में। तो देख सकते हैं आपकी द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या होती है यूज होती है और ब्रेक करती है। किसको ब्रेक करिए, रिएक्शन को। उसको बेटा हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी का यूटिलाइज करके उस केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। जब केमिकल कंपाउंड को बेटा हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा उसमें
उसमें क्या होता है कि हीट जो होती है, या कह सकते हैं हीट हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसका यूटिलाइज करते हैं बेटा, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसे बेटा हम कहते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। फिर से समझ लीजिए कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज करते हैं और उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज करो मैंने ले लिया ए और बी, इसमें मैंने कोई एनर्जी यूज की और ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस बी में बेटा, तो बेटा ये क्या हो गया, ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ बेटा, यहाँ हमने किसका यूज़ कर दिया था, हीट का यूज़ किया, जब ये ब्रेक हो तो बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट लाइट रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, मैंने भी बताया था आपको, बर्निंग ऑफ कोल में आपने देखा था C+O2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा था, C+ जब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा था सॉरी, तो आपका हो गया था CO2, और ये तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया, साथ में हीट रिलीज हो रही थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब आपका ग्लूकोज किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब कोई भी आपने तो एक पढ़ाई है बेटा कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो उससे बेटा हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो आपने क्या देखा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये C6O2 देखिए, यहाँ पे ये क्या बेटा, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका गैस है, ठीक है, ये स्टेट है इनकी। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखा आपने कि जब ग्लूकोज किसके साथ, आपका ग्लूकोज जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, साथ में आपका वाटर आ गया, और वाटर के साथ साथ एनर्जी भी आ गई, और एनर्जी के साथ आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हीट, यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ बेटा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इनके साथ साथ क्या रिलीज हो बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है। किसके फॉर्म में बेटा, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। अगर आपने एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा था जब हम HCl के साथ जिंक का रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें से गैस इन्वॉल्व हो रही थी, जब जैसे ही हम उसको कैंडल के पास, बर्निंग कैंडल के पास ले गए तो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हुआ था, यानी वहाँ पे साउंड भी निकल के आ रहा था और लाइट भी निकल के आ रही थी, ठीक है बेटा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। आपका बर्निंग ऑफ कोल भी एक्सोथर्मिक में आता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, उसमें हीट प्रोडक्ट के साथ निकल रही, जैसे आपके घर पे याद होगा खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बताओ, खाना बनता है सबके घर पे। चलिए, तो जब खाना हम बनाते हैं तो आपने देखा ना उसमें वाटर वेपर निकलता है तो बहुत हीट निकलती है, या जैसे तो बेटा वो क्या है, वो हीट रिलीज हो रही है, ठीक है बेटा, वो क्या हो रही है, हीट वहाँ पे रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो बेटा वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन जहाँ पे हीट इन्वॉल्व हो रही है, अगर मान लीजिए आपको मैंने दे दिया कोल्ड मिल्क दे दिया, यानी ठंडा दूध दे दिया, और जब दूध को क्या करना, बॉईल करना है, तब उसमें आप क्या करो, उसको हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो बेटा, उसको आप हीट दे रहे हो, हीट उसको दे रहे हो ताकि बेटा वो क्या बने, वो बॉयल हो जाए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये इंडोथर्मिक है। लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होकर बाहर निकल रही है तो बेटा वो क्या है, एक्सोथर्मिक। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, घर पे अपने हाथ में देख लो, आपके पास 2 हैंड्स हैं, सबके पास 2 हाथ होंगे, ठीक है। तो अब इसको आप अगर जोर से रब करोगे, क्या करोगे बेटा, रब कर लो जोर से। अगर आप जोर से रब कर रहे हो और फिर रब करने के बाद अपने चिक पे टच कराओगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो ये पाम है बेटा ये गर्म हो गया। क्यों बेटा, इसमें हीट रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, आपने फ्रिक्शन देखा होगा, फ्रिक्शन में भी बेटा क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ भी हीट रिलीज हो रही है बेटा, तो वो किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा, चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। डीकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या होता है बेटा, घर को तोड़ देना, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसको एक या एक से ज़्यादा पार्ट में जो हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी केमिकल कंपाउंड को या किसी भी नॉर्मल कंपाउंड को एक से ज़्यादा 2 और मोर प्रोडक्ट में बेटा उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो बेटा उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पढ़ सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू आल्सो 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। यानी क्या हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड है, क्या बेटा, कोई कंपाउंड है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट हो रहा है, क्या है,
स्प्लिट। स्प्लिट कितने पार्ट होता है? दो या दो से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म बेटा? सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में। इज कॉल्ड बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसमें हम क्या क्या देखते हैं। हमने सीबीएसई की बुक में अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ में दिया हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और बेटा दिया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसका यूज हो रहा है? हीट का यूज हो रहा है। किसका? हीट का। इलेक्ट्रिसिटी में आपको कंफर्म होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में कॉमन सी बात बेटा किसका यूज होगा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। फोटोलाइटिक में बेटा हम किसका यूज करते हैं? लाइट का यूज करते हैं। किसका बेटा? लाइट का यूज करते हैं। यानी ये भी क्या है? ये तीनों ही, आपका हीट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या लाइट हो गया, ये तीनों ही किसकी फॉर्म है बेटा? किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। अगर ये तीनों ही एनर्जी की फॉर्म है तो कॉमन सी बात है बेटा कि इस कंपोजिशन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्प्लिट के लिए यूटिलाइज हो रही है बेटा। तो इसका मतलब बेटा ये किसमें आ जाएंगे? ये तीनों के तीनों बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? इंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्मल में हमने देखा कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम उसको डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज कर रहे हैं। हीट का या एनर्जी का यूज कर रहे हैं। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं बेटा। तो बेटा उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट था 2FeSO4, यानी फेरस सल्फेट है बेटा, ये ग्रीन कलर का था। ठीक है, और जैसे ही बेटा इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हीट यूज की। क्या यूज की बेटा? हीट। आपको तो पता है जब भी कोई चीज़ एरो के ऊपर हम लिखते हैं तो एज ए कैटालिस्ट होती है। क्या होती है बच्चों? एज ए कैटालिस्ट होती है। तो ये दो पार्ट सिंपल सब्सटेंस में टूट गया। आप देख सकते हैं फेरस ऑक्साइड में टूट गया, SO2 में, SO3 में ये टूट के निकले रेड ब्राउन कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल कितना बेटा, आप यहाँ पे लाइन पढ़ लीजिए, सिंपल सब्सटेंस में आया। सिंपल सब्सटेंस के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हो बेटा? कलर चेंज हो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन सच में हुआ? जैसे मान लो कि आप ही हैं, आप बोले कि उसने मेरे को मारा, मेरे को चोट लगा, आप रो रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चले? जैसे मान लीजिए अभी खींच के एक थप्पड़ हम मार दें तो आपके चेहरे पे क्या होगा? हमारी फिंगर्स चिपक जाएंगे। मतलब होता है ना, कभी ऐसा हुआ होगा आपके चेहरे पे चिपक गया होगा, किसी ने मारा होगा। तो बेटा वो क्या है? वो सबूत है, प्रूफ है, यानी वो चीज़ आपको विजिबल हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी बेटा है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा घर पे दूध से क्या बनता है? दूध से दही बनती है। तो क्या हो रहा है? दूध क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, दही क्या है? सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? वो आपको विजिबल होनी चाहिए। चलिए थर्मल समझ में आ गया कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, यानी इसमें क्या होता है? हीट का यूज करते हैं, और हीट का यूज करके बेटा हम उस कंपाउंड को क्या करते हैं बेटा? इस कंपाउंड को टू अ मोर सिंपल सबस्टेंस में क्या कर देते हैं बेटा? कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। तो इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो बेटा इसमें भी क्या, यहाँ पे हीट कैरी कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। क्या कैरी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे हमने किसको बेटा स्प्लिट कर रखा है? वाटर को। किसको बेटा? जैसे हमने ले लिया 2H2O, देखो जगह नहीं है यहाँ पे, 2H2O है, और यहाँ पे इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने किसका यूज किया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का। ये सिंपल समझ जाना भाई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे गधे हो समझ नहीं पाओगे इसलिए लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2 + O2 में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने एक प्लास्टिक का मग लिया, क्या लिया बेटा? एक प्लास्टिक का हमने मग ले लिया। अब इस मग में हमने क्या कर दिया बेटा कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। क्या ले ली? टेस्ट ट्यूब ले ली। अब इस मग के अंदर हमने क्या डाल दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। मग के अंदर भी हमने पानी डाल दिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 रॉड ले ली। किसकी? ग्रेफाइट रॉड ले ली। ठीक है, अब ग्रेफाइट रॉड हमने क्यों ली बेटा? क्योंकि बेटा गुड कंडक्टर अब है तो बेटा ये नॉन मेटल, ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हमने एक बैटरी ले ली, 6 वाट की बैटरी। अब आपको समझ में आ सकता है किस कंपनी की बैटरी है? तो बेटा ये मेरी कंपनी की बैटरी, मैंने बनाया तो मेरी बैटरी है। ठीक है, तो चलिए अब इस बैटरी से हमने क्या किया? इसके 2 चार्जेस हैं, एक आपका कैथोड है और एक आपका एनोड है। कैथोड एनोड क्या होता है बेटा? जो कैथोड होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। जो एनोड होता है बेटा वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज और कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर यहीं पे ये कैटायन होता तो कैटायन होता तो क्या हो जाता बेटा? वो आपका क्या हो जाता? देखिए मैं दिखा देता हूँ। अगर ये कैथोड है, क्या बेटा? कैथोड है तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कैथोड है तो क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज है। और एनोड है तो बेटा क्या है?
एनोड है तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये कैटायन होता और ये बेटा एनायन होता, तो कैटायन जो होता है बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपके माइंड में आ रहा सर तब एनायन सर कैसे एनोड यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और सर कैटायन जो होता है ये कैथोड कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो मैं बता दूँ जब ये जो रॉड होती है बेटा क्या होती है, रॉड होती है, जब इसके साथ ये मिलता है बेटा क्या मिलता है, तो जो रॉड होती है वो नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से बेटा आपने पढ़ा होगा मैथ में फॉर्मूला कि प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया कि रॉड हमारी नेगेटिव चार्ज है और ये भी ऑलरेडी आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये आपका इधर आएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जब एनायन आपका नेगेटिव चार्ज के मिलेगा तो आपने पढ़ा होगा ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये आपका एनोड जो होता है ये पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो सुन लीजिए, कैथोड आपका क्या होता है, देखिए कैथोड नहीं पहले होता है, पहले होता है कैटायन और एनायन। तो कैटायन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन आपका नेगेटिव। देखो एकदम ध्यान से समझना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैटायन क्या बच्चों, बोल दो पॉजिटिव चार्ज है, एनायन क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। बहुत अच्छे। अब इसको अब हमको कैथोड और एनोड में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, हमने एक रॉड ले ली। क्या ले ली, रॉड। और रॉड का जो बेटा क्या है, रॉड हमारी नेगेटिव चार्ज है। क्या है, दोनों रॉड नेगेटिव चार्ज है। तो जब कैटायन ने इस रॉड के साथ झगड़ा तगड़ा किया तो बेटा ये कन्वर्ट होगा कैथोड में। किसमें कन्वर्ट हुआ, कैथोड में। झगड़ा होगा तो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा, सब फूट ही जाएगा। तो आपका जो ये कैटायन था ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो ये रॉड है वो नेगेटिव चार्ज है। तो आपने पढ़ा है ना, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो आपका जो कैथोड हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और सेम कंडीशन एनायन, एनायन क्या था, नेगेटिव चार्ज था, रॉड भी नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव पहले तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एनोड में। एनायन से ये एनोड में कन्वर्ट हुआ, और जब चार्ज का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ माइनस इंटू माइनस, तो इसका टू आपका ये रिजल्ट आ गया बेटा, एनोड पॉजिटिव चार्ज हो गया और कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होगा। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बेटा वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, तो चलो इधर आते हैं। तो हमारे पास कैथोड है, एनोड। तो जब हमने इसमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल की, इसके अंदर इस ग्रेफाइट रॉड के अंदर जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो यहाँ पे आपका जो वाटर था वो स्प्लिट हुआ। वाटर यानी H2O किसमें हुआ, स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हुआ, 2H2 और O2 में। तो O2 क्या था, निगेटिव चार्ज था। तो कॉमन सी बात है कि जो निगेटिव वो किसकी तरफ जाएगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो पॉजिटिव वो किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ। तो कैथोड वाली जो रॉड है बेटा वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके पास कौन आया बेटा, हाइड्रोजन आया। और जो एनोड है बेटा वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसकी तरफ कौन आया बेटा, ऑक्सीजन है, जो कि ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। आप समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, हमने एक बैटरी ली, हमने एक प्लास्टिक का व्हीकल लिया, व्हीकल के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर हमने क्या किया, हमने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ग्रेफाइट रॉड ली। उसके बाद हमने यहाँ पे रबर स्टॉपर लगाया ताकि पानी बाहर ना गिरे। फिर इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। ठीक है, तो जो कैथोड था निगेटिव चार्ज थे, तो निगेटिव की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होगा कौन बेटा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कौन होता है बेटा, H2 यानी हाइड्रोजन क्या थे, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और एनोड जो था ये पॉजिटिव था, तो इसकी तरफ निगेटिव, तो निगेटिव कौन था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो था वो निगेटिव चार्ज होता है, तो वो एनोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो देख सकते हैं एनोड की तरफ आपका ऑक्सीजन है और कैथोड की तरफ आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंट सनलाइट, किसमें बेटा, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में जब ये डिकम्पोजिशन होता है बेटा, तो इसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देख सकते हैं आप 2AgCl पे जब हम यानी क्या बेटा, सिल्वर क्लोराइड जब हम सनलाइट जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है Ag और Cl यानी गैसेस क्लोरीन में, और Ag यानी सॉलिड फॉर्म यानी सिल्वर में, और ये एक्वस है। ठीक है, और इसका यूज जो होता है बेटा हम कहाँ करते हैं, आपको याद होगा जब आप अभी तो आपके पास सबके पास HD DSLR कैमरे हैं। आपके आज से 20 साल पहले जब आपके पिताजी थे, तो पिताजी के टाइम जो फोटो क्लिक होती थी वो फोटो फिल्म के थ्रू होती थी, और उस फोटो फिल्म को सुखाने का काम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से किया जाता था, ताकि पिक्चर अच्छी आए। ये आप देख सकते हैं आजकल अगर आपका हाथ पैर टूट रहा हो, अगर नहीं टूट रहा हो तो छत पे से कूद के तोड़ लीजिएगा, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा बेटा, और हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर एक्सरे करेगा। ठीक है, तो जो एक्सरे की जो फिल्म आती है बेटा, उसको भी क्लियर पिक्चर के लिए बेटा उसको भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं, आगे हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है कि व्हेन, देखिए क्या है कि व्हेन केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि देखो आजकल के दुनियादारी है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम मैंने बेवफा रिएक्शन भी रखा है, आपने पढ़ा होगा मेरे एक वीडियो में, बेवफा रिएक्शन इन केमिकल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आजकल देखते हैं ना दोस्त हैं या जो भी है दोस्ती यारी हो रही है, पैसा देख के हो रही है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो आदमी गरीब आदमी को छोड़ के पैसे वाले के पास चला जाता है, तो डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं। सपोज करो कि मेरे पास एक टूटी सी साइकिल है और मैं तुमको बैठा के लेके जा रहा हूँ, अब बगल में तुम्हारा एक दोस्त है बोला कि आओ KTM बैठ के चलते हैं, तो कॉमन सी बात है कि तुम मेरा साथ छोड़ के KTM बैठ जाओगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। अब जैसे कि आज की सोसाइटी में, चलिए मैं नॉर्मली एकदम कॉमन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे आप देख ही रहे ना किसी, मतलब सपोज करिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये CuSO4 है, तो Cu कौन है बेटा, सपोज करिए कि Cu जो है एक लड़का है, SO4 एक लड़की है, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत प्यार चल रहा है, जो कि आजकल तो 9th-10th में होना कॉमन बात है। 9th-10th के बाद वो 11th-12th तक रहता है, फिर तो ब्रेकअप ही हो जाता है, फिर गाने लगते, स्टेटस लगते, स्टोरी लगती है। तो चलिए उससे निकल के हम इधर देखते हैं। तो सपोज करो कि Cu क्या एक लड़का है और एक लड़की के प्यार में है, यानी SO4 के, ठीक है। CuSO4 बनाया, लेकिन जैसे SO4 की नज़र किस पे पड़ी, Fe पे। भाई Fe के पास ज़्यादा पैसे हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, दबदबा है उसका मार्केट में, पूरा भौकाल मचा रखा है पूरा अपना स्कूल में। तो अब लड़की क्या करेगी, SO4 क्या करेगा बेटा, उसने Cu का साथ छोड़ दिया, अब वो किसके साथ हो गया बेटा, FeSO4, यानी क्या हो गया बेटा, फेरस सल्फेट बना, और यहाँ पे कॉपर आपका अलग हो गया, क्योंकि जो कॉपर है बेटा ये लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। समझ रहे हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत लड़कों को आंखों में पानी आ गया होगा, ऐसा होता है बेटा। कोई नहीं, हमें पढ़ाई फोकस करना है। चलो इधर आते हैं, CuSO4 फिर देख लेते हैं, यही कॉपर। देखिए लड़की का जो नेचर है ना बेटा अच्छा नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे Fe के साथ कनेक्शन करें, यहाँ पे Zn के साथ यानी जिंक के साथ। आप देख सकते हैं कि जिंक के पास जैसे इसने बहुत सारा पैसा देखा, कृष्णा तुम्हारे साथ तो हो चुका है, तो बेटा देख लेते हैं। तो Zn बना बेटा, और Cu आपका अलग है। यानी कहने का मतलब है कि सपोज करो हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और हमारे पास पैसा तो है नहीं, देख ही रहो कितने गरीब आदमी टोपी में आते हैं, और कोई बंदा आया उसका बहुत पैसा वैसा है, तो जो हमारा पार्टनर आजकल कॉमन बात है। और कोई सोचा कि नहीं हम तो रियल हैं, जिएंगे तुम्हारे बिना, जिएंगे मरेंगे तुम्हारे साथ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब फिल्मी है बेटा। रीजन यही होता है जो यहाँ पे हो रहा है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है हमेशा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी जिसके पास पावर है, जैसे आप देख ही सकते हैं कई सारी नेता आपने देखा होगा पार्लियामेंट में नेता होते हैं, जो पार्टी जीतने वाली होती है उस पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं। अभी आप ईडी वाला देख लीजिए, जिस पे जो भी विपक्ष के नेता हैं उन पर अगर ईडी का छापा पड़ता है वो तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, सही है कि नहीं, और छापा रुक जाता है। यानी हमेशा बेटा क्या होगा कि देखो केमिकल रिएक्शन पे ही है, हम लोग अपनी भावनात्मक दुनिया से बाहर निकल के इधर देखें। केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा किसको डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव को। समझ रहे हो ना कि पैसे वाला जो पार्टनर है वो गरीब को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आपने दो एग्जांपल देखिए, या इसको एक और में देख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयंस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेक बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय अ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑन आयन आर कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है बेटा, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, यानी कॉपर सल्फेट ने जब Fe को देखा तो Fe और जिंक दोनों ही कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट बन गया, ये जिंक सल्फेट बन गया, और दोनों ही कंडीशन में कॉपर अलग हो चुका है। धोखा मिल गया कॉपर, बहुत कॉपर रोया था, हमको पता है, बहुत रोया था, रोते रोते उसका लाल हो गया था। आप देख सकते हैं कॉपर कैसा होता है बेटा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है कि नहीं होता है, वो रोने की वजह से हुआ था। चलो आगे चलते बेटा, हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेसिक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बेटा ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कैसा एक्सचेंज हो रहा है बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास बुलेट गाड़ी है, मेरे पास
अपाची है, वो तो मेरे पास है, आपको पता ही है। तो मेरे पास अपाची, आपके पास बुलेट है, तो मैं कह दूँगा यार थोड़ा सा दो ना अपनी बुलेट, मेरे को चलाने का मन है। तो तुम्हारी मैंने बुलेट ले ली, तुमने मेरी अपाची ले ली, तो ये क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी हम दोनों आपस में आपसी सहमति के बेस पे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। केवल ये गाड़ियों में ही पॉसिबल है, और कहीं मत सोचना, मत गधे हो तुम लोग। चलो इधर आओ। तो क्या है कि द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ precipitate or called a double displacement reaction, या जो मैंने अभी आपको बताया कि the reaction in which new compound are formed by mutual action, यानी नया कंपाउंड बनेगा किससे बेटा, म्यूचुअल एक्शन से। म्यूचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का काम हो रहा है, लेन देन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे अब जैसे सपोज करो तुम मुझे बाइक दे रहे हो, मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ, तुम मुझे कॉपी दे रहे हो, मैं तुम्हें कॉपी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नोट दे रहा हूँ, तुम मुझे नोट दे रहे हो। भाई इस नोट्स की बात नहीं करो, पढ़ने वाले नोट्स की बात करो। तो बेटा इससे हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी इससे हमारा एक बॉन्ड बनेगा, एज अ फ्रेंडली बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन सपोज करो तुमने बाइक मांगी, मैंने दी नहीं, मैंने मांगी तुमने नहीं दी, तुमने नोट्स मांगे मैंने नहीं दिए, मैंने मांगे तुमने नहीं दिए। बेटा यहाँ पे कोई भी चीज़ें जब एक्सचेंज नहीं हुई तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे कोई बॉन्ड, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कॉमन सी बात है। चलिए म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होता है, जब दो सब्सटेंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बेटा, तो वहाँ पे आपको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेटा प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया BaSO4, BaSO4 क्या है, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट किसके साथ, K2CrO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो Ba किसके साथ चला जाता है बेटा, Ba किसके साथ चला जाएगा, Ba आपका जो ये Ba है, यानी बैरियम जो है CrO4 के साथ जाएगा, S और K2 किसको लेके चलाया जाएगा, SO4 को लेके जाएगा। तो यहाँ बन गया BaCrO4 और यहाँ पे बन गया K2SO4। पोटेशियम सल्फेट यहाँ बन गया बेटा, यहाँ पे बैरियम ऑक्साइड बन गया। चलिए तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये प्रेसिपिटेट है बेटा, क्या ये अनसॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट किसके साथ, बैरियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेगा। अब क्या होगा बेटा, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, यानी Na किसके साथ जाएगा बेटा, Cl के साथ। आप देख सकते हैं NaCl के साथ गया, और Ba किसके साथ गया, SO4 के साथ। आपका Ba किसके साथ गया, BaSO4, यानी इन दोनों कंपाउंड में आपस में इन दोनों कंपाउंड ने आपस में एक एलिमेंट का एक्सचेंज किया, और जिससे बना BaSO4 प्लस NaCl। ये बाई प्रेसिपिटेट हुआ, ये येलो प्रेसिपिटेट, और ये दोनों ही बेटा अनसॉल्युबल होते हैं। इसी को बेटा क्या, यानी कहने का मतलब है, अगर हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात करेंगे तो बोल देंगे कि व्हेन two soluble salt react each other, या कह सकते हैं two aqua solution react each other and make a one insoluble salt, and one soluble salt is called बेटा precipitate reaction। फिर से सुन लीजिए कि when two aqua solution react each other and make a one insoluble salt, insoluble salt and one soluble salt is called बेटा precipitate reaction। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आपको दिखाई दे रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मैंने वही बताया था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, यानी करीना लाई के, आसान करने का एकदम आसान तरीका, करीना लाई केक महंगा, अलीजा फेंकती पानी है, कौन है अगर आगे आएगा, यानी अलीजा पानी फेंकेगी तो कौन आगे आएगा, ठीक है। यानी के से आपका करीना से, यानी के से आपका हो जाएगा पोटेशियम, ना से आपका हो जाएगा सोडियम, एल से लाई से हो जाएगा लिथियम, केक से हो जाएगा कैल्शियम, महंगा से मैग्नीशियम, अलीजा से एल्युमिनियम, और जेड अली से एल्युमिनियम, और जेड से जिंक, और फेंकती में आपका आ जाएगा Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au, ठीक है। इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप मेरी टिक याद करिए, अपनी भी आप टिक बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास भगवान ने दिमाग दिया, उसका यूज करना सीखिए, ठीक है। केवल वहीं पे निभाने भी वाला काम। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। जो चलिए बच्चों, तो हम अब आ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे और बेटा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है, एकदम कॉमन वर्ड में याद रखना, कोई इस पर लोड लेने का नीड नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेटा ऑक्सीडेशन, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बेटा, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है कि जिस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा क्या, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी किसके साथ कंबाइन होगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ, और लॉस हाइड्रोजन, किसको लॉस कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और क्या बनाएगा प्रोडक्ट इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, या तो कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है बेटा, या यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बेटा, तो बेटा ये क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब आते हैं रिडक्शन, जो कि मैंने अभी बताया कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन, किसके साथ कंबाइन है बेटा, हाइड्रोजन के साथ, एंड लॉस ऑक्सीजन, किसको लॉस कर रहा है बेटा, लॉस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हो जाता है Cu और यहाँ पे वाटर बन जाता है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि वीक है और हाइड्रोजन इससे हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन किसके पास चला जाता है, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो बेटा इसको हम क्या कह देंगे, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ कौन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बेटा, तो इसको क्या कह देंगे बेटा, इसको कह देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन साथ होते हैं, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ होता है बेटा, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जहाँ पे कंबाइन होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड बेटा क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2 + 2H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे। इसमें से आपको बता देते हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड में, तो इसको पढ़ लीजिएगा, प्रेसिपिटेट वाला आता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपका ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ पढ़िएगा, मजाक मत करिएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका इसका जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था याद होगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद लास्ट ये आता है आपका कोरोजन और डेंसिटी, ये 5 नंबर में आता है, तो प्लीज़ इसको भी केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है कि व्हेन अ मेटल, क्या है कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, ठीक है, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड, क्या बनाता है बेटा, हाइड्रेट ऑक्साइड की लेयर बनाता है, इस फॉर्म विच अ वीकनेस द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी द क्रोड। यानी कहने का सीधा का मतलब है कि जब देखिए कोई भी मेटल किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कह सकते हैं एसिड की प्रेजेंटेशन में, हीट की प्रेजेंटेशन में या मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन में, अगर अपनी एबिलिटी को खोता है, किसको खोला है बेटा, अपनी एबिलिटी को खोता है बेटा, तो उसको हम कहते हैं बेटा क्रोजन। क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। उस पर जो लगता है बेटा उसे हम कहते हैं क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे देख सकते हैं, जैसे कि अभी क्या है, आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, एसिड की तरह आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, मॉइस्चर की तरह काम कर रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, आपकी स्टडी वीक हो रही है, आपकी नॉलेज गायब हो रही है। थोड़ा सेम कंडीशन यहाँ भी होता है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसकी, जैसे एसिड हो गया, मॉइस्चर हो गया, हीट हो गया, इन सब की प्रेजेंटेशन में जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और किसी मेटल रॉड के ऊपर क्रोड होता है, देखा होगा आपने, जंग लगता है, तो बेटा उसे कहते हैं क्रोजन, जिससे वो मेटल जो होता है वो अपनी एबिलिटी को खोता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो वीक होती जाती है। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे जंग लगा हुआ देखते हैं ना, अब उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्लेवाइजेशन करते हैं, बहुत सी प्रोसेस करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन के ऊपर क्या बनता है बेटा, रस्ट, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लैक कोटिंग होती है किसके ऊपर बेटा, सिल्वर के ऊपर। यहाँ भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर बोले तो वाटरी, ठीक है। ग्रीन कोटिंग बनती है बेटा कॉपर के ऊपर, ठीक है। और इसका मतलब बेटा यहाँ भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन में। किसकी प्रेजेंटेशन में, मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन में ही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, आयरन के साथ, सिल्वर के साथ और कॉपर के साथ, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्रीन कोटिंग हो रही है या ब्लैक कोटिंग हो रही है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन होता है, जिसको बेटा हम कहते हैं क्रोजन। क्या कहते हैं, क्रोजन। क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय
ग्लेवाइजेशन, जो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं रेंसिडिटी की तरफ। तो रेंसिडिटी आप सभी जानते होंगे, आप सभी गांव से, मैं जानता हूँ आप सबके घर पे फ्रिज तो होगा नहीं, बेसिकली पहले नहीं हुआ करता था, आज तो हो ही गया होगा। और जिसके घर पे नहीं होगा उसको पता होगा, जब जून के महीने में 4 बजे के बाद आप आते हैं तो आपकी सब्जी और दाल का जो टेस्ट खट्टा खट्टा लगता है वो किसी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से लगता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन आपके फूड के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिसकी वजह से उसमें रेंसिडिटी बनती है, जिसकी वजह से आपकी फूड का जो टेस्ट होता है बेटा वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी आपका फूड जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल किसके साथ बेटा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, देख लीजिए यहाँ पे, ऑयल के साथ करेगा और फैट के साथ, यानी दाल, और अगर दाल हो गया आपके पास, मतलब दाल बोले तो दाल खाते हैं आप लोग, सब्जी हो गया उसमें ऑयल और फैट पड़ा है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से वो बेटा क्या हो जाएगा, आपका वो खराब हो जाएगा, जैसे उसकी बैड स्मेल आएगी और टेस्ट भी उसका क्या हो जाएगा, बैड आएगा, ठीक है। जिसको बेटा हम कहते हैं रेंसिडिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे आपके घर पे जिसमें ऑयल और फैट का यूज होता है, जिस भी वेजिटेबल आप सब्जी बना रहे हो या दाल बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो ऑयल और फैट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिसको बेटा हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम अक्सर क्या करते हैं, खाने को ढक के रखते हैं या हम उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टाइट कंटेनर में रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट ना करे। अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, स्मेल खराब आएगी, आपने भी महक के देखा होगा खराब आती है, उसका टेस्ट भी खराब लगने लगता है, ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे उसको रोकते हैं बेटा, ये आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। तो बाई एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बेटा, कहने का मतलब है कि पहले से, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है बेटा कि पहले से उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं ताकि दूसरी ऑक्सीजन वहाँ पे आके रिएक्ट ना करे। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि तुम अपने बिस्तर पे जाके सो जाओगे तो दूसरा आके नहीं ना सोएगा, लेकिन अगर तुम्हारा बिस्तर खाली है तो कोई आके सो जाएगा। तो कहने का वही मतलब बेटा कि अगर ऑलरेडी उसमें पहले से ही ऑक्सीडेशन ऐड कर देते हैं तो दूसरी ऑक्सीडेशन आके वहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन आके उसके साथ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं करती है, जिससे हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता है। या तो उसको बेटा हम कहाँ रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए, जिसकी वजह से फूड हमारा स्पॉइल नहीं होगा। या तो बेटा आप उसको रिप्लेस करते हैं किससे, नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस करते हैं, या तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिसमें CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होता है बेटा तो कॉमन सी बात है कि वहाँ पे आपका फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए। थैंक यू टू ऑल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत मेहनत से अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू, जय हिंद।